श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतलाव वाराणसी। आज मैं कक्षा 9 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 3 शुरू करने जा रही हूँ। उसमें है हमारा गृह विज्ञान के तत्व। गृह विज्ञान अपने आप में एक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र है। इसका मतलब कि जहाँ एक ओर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अध्ययन किया जाता है और कलात्मक दृष्टिकोण से। जैसे है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम लोग क्या करते हैं, इसको जैसे है विज्ञान की ही जो देन है कि आज जो नई नई चीज़ों का, नई नई तकनीकों का विकास हो रहा है। इस और कलात्मक दृष्टिकोण से हम अपने घर में किस प्रकार साज सज्जा बनाकर घर को सुव्यवस्थित और सुसज्जित करते हैं। इसमें हमारा पहला हेडिंग है कि गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था। गृह की साज सज्जा एवं सुव्यवस्था गृह विज्ञान का कलात्मक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसके अंतर्गत गृह को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वह देखने में क्या होता है, आकर्षक और आरामदायक है। इसमें कला के नियमों के पालन के साथ साथ सदस्यों की सुविधा आवश्यकताओं, जैसे है कि कला को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हमारे अंदर कला है कि हम ये चीज़ ऐसे करेंगे तो वो चीज़ अच्छा लगेगा, लेकिन इसमें ये भी है कि सदस्यों की किसमें सुविधा है, कि सदस्यों को किस प्रकार सुविधा दे कि उनको आरामदायक हो। जैसे एक रोगी व्यक्ति को किस प्रकार से उसको सभी सुविधाओं दी जाती है ताकि उनको कोई कष्ट न हो। दूसरा हमारा हेडिंग है भोजन तथा शरीर पोषण। इसमें है आहार का स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों के गुणों और भिन्न भिन्न स्थितियों तथा आयु के सदस्यों, विशेषकर बालक तथा वृद्ध व्यक्ति को किस प्रकार से भोजन दिया जाना चाहिए। और गृह विज्ञान के महत्वपूर्ण तत्व में जैसे एक बच्चे को और एक वृद्ध व्यक्ति को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए ताकि उनके विकास में कोई भी परेशानी न हो। तीसरा हेडिंग हमारा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में पौष्टिक भोजन के साथ साथ व्यक्तिगत एवं वातावरण की स्वच्छता का, जैसे है कि हम लोग भोजन के साथ साथ हमारा जैसे है कि हम अगर मान लीजिए अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम लोग कोई भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। जैसे एक घर में अगर विभिन्न अंगों की क्रिया प्रणाली, प्राथमिक चिकित्सा तथा रोगी की गृह परिचर्या करने के ढंग भी, जैसे एक बच्चे को किस प्रकार का भोजन देना चाहिए, उनको किस तरीके से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अनेक प्रकार की सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। चौथा हेडिंग है हमारा वस्त्रादि। वस्त्रादि का सुंदर एवं उपयुक्त वस्त्र बनाने के लिए कपड़े का चयन करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग कपड़ा सिलने जाते हैं तो उसका वस्त्र को देखते हैं कि वह कपड़ा पहनने में आरामदायक होगा कि नहीं होगा, किस तरीके से पहनने में अच्छा लगेगा कि नहीं होगा। अगर उसको हम लोग बनाने जा रहे हैं तो किस तरीके से उसकी कटाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई उस पर करें कि वह कपड़ा देखने में सुंदर लगे। पांचवा हमारा है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब कि उपलब्ध धन का सदुपयोग, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे पास पैसा है तो अगर हम उस तरीके से पैसे को अगर ज़्यादा खर्च कर देंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसमें है कि सभी धन सदुपयोग गृह विज्ञान के प्रमुख तत्व होते हैं और इनके सभी तत्वों से घनिष्ठ संबंध होता है। इसके अभाव में अन्य तत्वों की पूर्ति करना अत्यंत कठिन होता है। गृह विज्ञान हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार धन को सीमित करना चाहिए। सीमित यानी मतलब कि उसको कम से कम खर्च करके उसमें से बचत करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या होती है, बनी रहती है और वह उसमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं आने पाती है। फिर है अगला हेडिंग हमारा है छठवां है शिशु पालन एवं बाल कल्याण। शिशु पालन गृहिणी के लिए मातृकला एवं शिशु पालन का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। क्यों? जैसे है कि अगर शिशु पालन मतलब कि अगर एक बच्चे का देख रेख अगर हम अच्छे तरीके से करते हैं तो उसका विकास और वृद्धि सही तरीके से हो पाती है। जैसे है एक शिशु को किस तरीके से पौष्टिक भोजन देते हैं और उसको स्वस्थ वातावरण मतलब कि स्वच्छ वातावरण में रखना चाहिए, उसे अच्छा भोजन देना चाहिए, तो इस तरीके से रखने से उसका विकास भी अच्छे तरीके से होता है।
अगला हेडिंग है हमारा 7वां है सामाजिक एवं बौद्धिक ज्ञान। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उत्तम परिवार से ही उत्तम समाज बनता है। जैसे है एक बच्चा बालक होता है तो उसका सबसे पहला प्राथमिक इकाई क्या है, उसके परिवार। परिवार से ही वह क्या होता है, सब कुछ सीखता है। परिवार में ही रह के वह सारे कार्य को समाज मतलब किससे कैसे बात करना है, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, मतलब जब भी वह अपने घर से बाहर निकलता है, अपने परिवार में रहता है तो अपने परिवार के साथ, फिर वह समाज या परिवार के बाहर जब समाज में आता है तो वह सामाजिकता के उसके अंदर एक दूसरे को देख के, जैसे उसके परिवार में जिस तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है वही चीज़ वह बाहर पे आके करता है। जैसे अतः समाज की परंपराओं, आवश्यकताएं एवं दायित्वों की जानकारी प्रत्येक गृहिणी को होना चाहिए, तभी वह एक आदर्श नागरिक हो सकता है। जैसे है कि अगर मान लीजिए हमारे अंदर जो भी कोई भी कार्य होता है, तो जैसे हम लोग कोई धार्मिक पूजा पाठ परंपरा रीति रिवाज ये सब चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए एक बच्चे को उस तरीके से सारी कार्य का ज्ञान कराया जाता है, तभी वह क्या होता है, वह आदर्श नागरिक बनता है तथा अनेक सामाजिक कुप्रथाएं एवं समस्याओं के उन्मूलन में योगदान कर सकती है। जैसे दहेज प्रथा एवं बहुसंतान आदि समस्याएं। जैसे है कि अगर वह उसके अंदर सामाजिकता का ज्ञान नहीं रहेगा तो वह एक दूसरे से वह क्या हो जाएंगे, उनको किसी भी प्रकार का किसी से बात करने का ढंग, किसी से बोलने, कोई भी कार्य करने के लिए उसके अंदर कोई भी सभ्यता नहीं रह जाती। वह सब कुछ सीखता है किसके द्वारा, अपने परिवार के द्वारा। एक गृहिणी ही अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पाल पोस के उसको सभी सामाजिक में कौन चीज़ सही है कौन चीज़ गलत है, सारी सुविधाओं सारी बातों का वह उसको ज्ञान कराती है। फिर है अगला हेडिंग है आधुनिक युग में गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान एक ऐसा विषय है जो पारिवारिक जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने का ज्ञान प्रदान करता है। जैसे गृह विज्ञान क्या है, एक ऐसा विषय है जिससे जीवन को सफल एवं समृद्ध बनाने का ज्ञान प्रदान करता है। यह विषय बहुत ही व्यापक एवं व्यवहारिक होता है। इससे जो भी कार्य करते हैं, जो अगर हम लोग परिवार में हैं तो भी जो भी कोई कार्य करते हैं तो वह अपने तो करते हैं, साथ साथ जो भी परिवार में सदस्य हैं उनको भी कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हम परिवार में हैं, कोई भी कार्य करने जाते हैं तो क्या करते हैं, सारे परिवार सदस्यों को एक साथ मिलाकर एकजुट बनाकर उस कार्य को कर लेते हैं, तो वह कार्य हमारा क्या होता है, आसानी से हो जाता है। आज विज्ञान का ही जो देन है कि सभी तकनीक सभी चीज़ें आ गई हैं कि उससे हमारा धन समय श्रम एवं का बचत हो जाता है। जैसे है विज्ञान की ही जो देन है कि आज हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे खाना पकाना हो गया तो गैस, हीटर, कुकर, इस सब चीज़ें का प्रयोग करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है, समय और धन की बचत हो जाती है। इससे हमारे कार्य भी जल्दी हो जाते हैं और हम कार्य करने में सफल भी होते हैं। अगला है गृह विज्ञान के क्षेत्र। गृह विज्ञान के क्षेत्र में पहला है हमारा शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य रक्षा। स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। अस्वस्थ व्यक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सकता। स्वस्थ व्यक्ति का बौद्धिक विकास भी ठीक से हो जाता है और वह जीवन में सब प्रकार की सफलता पाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए शरीर की रचना तथा उनकी कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान आवश्यक है। जैसे है एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या कर सकता है, सभी कार्य, उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके कार्य करने की क्षमता वह क्या होती है, वह तेज होती है। एक रोगी व्यक्ति उतना नहीं कर सकता है जितना एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। दूसरा है हमारा विज्ञान। प्रत्येक गृहिणी के लिए विज्ञान का सामान्य ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे है प्रत्येक गृहिणी को यह सामान्य ज्ञान, जैसे कोई भी चीज सामान्य ज्ञान की बातें हो रही है, कौन कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, जो जनरली चीजें हैं वो सब चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए।
फिर इसके बाद है सामान्य ज्ञान में ही आपके आ जाएंगे विज्ञान की ही जो देन है कि जीवाणुनाशक तथा कीटाणुनाशक पदार्थों के संबंध से बातें ज्ञात होती हैं, कि कपड़ों की धुलाई, रोगों की दवा आदि का आवश्यक ज्ञान भी हमें रसायन विज्ञान प्रदान करता है। जैसे आज विज्ञान की ही देन है जो ये सब दवाएं आ रही हैं, जो भी कीटनाशक दवाएं, जो दवाएं व्यक्ति प्रयोग कर रहा है, ये सब किसकी देन है? विज्ञान की ही देन है। जो कोई भी रोग हो रहा है तो उसके लिए तुरंत दवा का हम लोग प्रयोग करके उस रोग को ठीक कर लेते हैं। फिर है हमारा आहार, तीसरा है आहार और पोषण विज्ञान। मनुष्य का स्वास्थ्य उचित आहार पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। जैसे है अगर हमको उचित आहार मिलता है, उचित भोजन मिलता है, तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या रहेगा? अच्छा रहता है। फिर है भोजन पकाना एक कला और विज्ञान दोनों है। भोजन को सफाई से बनाना, उसका आकर्षण और सुंदर होना कला है। जैसे है हम लोग भोजन बना लिए, ये नहीं है कि उस तरीके से बना लिए तो उसको ले जाकर उसे फेंक दें, नहीं, उसको इस तरीके से सजा के रखना चाहिए ताकि भोजन देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी सुंदर लगे। फिर इसके बाद है फिर हमारा भोजन आकर्षण और सुंदर होना कला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भोजन में हम क्या और कितना खाएं। जैसे है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसे नॉर्मली भोजन थोड़ी ग्रहण करते हैं, जैसे ये सोचते हैं कि आज हम भोजन बना रहे हैं तो इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, जैसे कौन सी विटामिन इसमें है, प्रोटीन है, ठीक। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम लोगों को क्या करना चाहिए? भोजन को पकाना चाहिए। इससे हमें भोजन करने से हमारे शरीर भी क्या होता है? स्वस्थ रहता है। अगला हेडिंग है हमारा चौथा है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। विभिन्न प्रकार की चोटों और दुर्घटनाओं में तत्काल, जैसे है इसमें है रोगी परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। इसमें है कि रोगी व्यक्ति को अगर तुरंत चोट लगती है तो हम लोग पहले क्या करते हैं? घर पे ही प्राथमिक उपचार कर लेते हैं। प्राथमिक उपचार में जैसे हम लोग घर पे ही अपने सारी चीज़ें रखे रहते हैं, जैसे डिटॉल हो गया, बैंडेज हो गया, कैंची, रुई, सब दवाएं, जो कि पहले हम लोग घर पे थोड़ा सा प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। जैसे फीवर हो गया तो फीवर के लिए दवा रखते हैं, फिर इसका सर दर्द के लिए दवा रखते हैं। ये सब जो नॉर्मली चीज़ें हैं ये क्या होती है? हमारे रोगी की परिचर्या और प्राथमिक चिकित्सा। जो रोगी के लिए हम लोग घर पे ही जो पहले प्राथमिक आवश्यकता है हमारी क्या है? घर पे जो हम लोग प्राथमिक उपचार कर देते हैं वही हमारा क्या है? रोगी की देखभाल। जैसे है रोगी व्यक्ति की हम लोग घर पे किस तरीके से देखभाल करते हैं, कि रोगी व्यक्ति की घर पे किस तरीके से देखभाल करते हैं, तो उनको जैसे रोगी के घर पे देखभाल करते हैं तो जैसे छोटी छोटी बातें हो गया, फिर इसके बाद उसको किस तरीके से, अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको किस तरीके से कैसा भोजन देना चाहिए, किस प्रकार से उसको वस्त्र धारण करना चाहिए, कब नहलाना चाहिए, कब कैसा भोजन देना चाहिए, हर एक चीज़ें रोगी की देखभाल एक गृहिणी अच्छे तरीके से अपने घर पे देखकर उसको करती है। फिर है अगला है पांचवा हमारा है मातृकला और बाल मनोविज्ञान। मातृकला और बाल मनोविज्ञान। माता के रूप में नारी का उत्तरदायित्व तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बालक बड़े होने पर आदर्श और सर्वगुण संपन्न नागरिक बने, यह माता का उत्तरदायित्व है। इसके लिए बच्चों की समुचित शिक्षा आवश्यक है। प्रारंभिक अवस्था में यह शिक्षा भी घर पर ही होती है। जैसे है मातृकला, यानी माता का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होता है कि बच्चे को का पालन पोषण अच्छे तरीके से, उसकी शिक्षा दीक्षा भी अच्छे वातावरण में करनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो भी सीखता है अपने माँ के द्वारा ही बताए गए सारे कार्य को सीखता है। और फिर है अगला है हमारा गृह प्रबंध। अगला हेडिंग हमारा है गृह प्रबंध। घर के प्रबंध और संचालन का प्रमुख उत्तरदायित्व तो नारी का ही होता है। जैसे है एक स्त्री ही घर की व्यवस्था को बनाए रखती है और उसे सुव्यवस्थित तरीके से करती है कि किस प्रकार से हमें अपने घर को सजा के रखना है, किस तरीके से उसको रखना है, और उसको जैसे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, तो उनको किस तरीके से घर को सजा के रखना है। फिर है अगर घर में कोई दिक्कत होती, कोई परेशानी होती, या कोई कीड़े मकोड़े कुछ भी घर में आ रहे हैं, तो उन सबको भी वह क्या करती है? वह अपने घर को उनको दवाओं का छिड़काव करके उस घर को अच्छे से बना रखती है।
जैसे है कि अगर हम मान लीजिए गृह संबंधी वस्तुओं की देख रेख भी करते हैं, जैसे है गृह प्रबंध में, हमारा गृह प्रबंध में हमारा ये भी आ जाएगा कि जो खाने वाली चीज़ें होती है उसकी भी हम लोग को क्या करनी चाहिए, हमेशा हफ्ते में हमेशा बार बार उसको धूप दिखा के उसको हमेशा करते रहना चाहिए। फिर है हमारा है अगला हेडिंग है कि गृह विज्ञान का महत्व। गृह विज्ञान का महत्व में है पहला हेडिंग हमारा है कि भावी जीवन को सुखमय बनाना। आज के समाज में गृह विज्ञान की शिक्षा का अत्यधिक महत्व है। इस विज्ञान में लड़कियों का भविष्य सुखी हो सकता है। जैसे है कि अगर लड़कियां चाहें तो अपने क्या है भविष्य को बना सकती हैं। इसके अतिरिक्त तो वे कुशल गृहिणी के समान अपने कर्तव्यों का पालन कर सकती है, क्योंकि आज की कन्या कल की जननी है। आज उसे कुशल पत्नी, साहसी माता, जैसे है गृह विज्ञान के तो अगर वो लड़की है तो कल किसी की आज किसी की बेटी है तो कल किसी की बहू, किसी की पत्नी, किसी की माँ, मतलब उसका क्या है या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, तो वह क्या होगा, वह समाज में भी वह फिर क्या होगी, एक गृहिणी बन जाएगी। गृहिणी से उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी, हर प्रकार से उसके ऊपर सभी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। फिर है हमारा दूसरा है सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन। आजकल के परिवार पुराने परिवारों से बिल्कुल भिन्न हैं। आज संयुक्त परिवारों का स्थान एकाकी परिवार लेते जा रहा है। जैसे पहले के क्या थे, संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार में व्यक्ति बड़ा परिवार था, ये इसमें 2 से 3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते थे। लेकिन आज का ऐसा है कि संयुक्त परिवार अब क्या होता जा रहा है, एकाकी परिवार, मतलब छोटा परिवार। उसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे हैं, तो इससे क्या होता है कि इसलिए परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन आ रहा है। औद्योगिकरण के कारण परिवारों के आर्थिक ढांचे बिल्कुल बदल गए हैं। ऐसी स्थिति में महिला गृह कार्य करना ही नहीं चाहती। जैसे है कि वह क्या होती है, परिवार में रह रही हैं, संयुक्त परिवार में, तो वह क्या करते हैं, कार्य करना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वह क्या करती हैं, एक दूसरे को मतलब देख के कि वो नहीं, मतलब हम क्यों करें इस कार्य को। लेकिन तो क्या होता है वहाँ पे परिवार में क्या आ जा रहा है, मतभेद, तनाव, ये सब सारी चीजें। तो वह क्या होता है, हमारा सामाजिक एवं पारिवारिक अनुकूलन क्या हो रहा है, वहाँ पे बिगड़ रहा है। तीसरा है रहन सहन के स्तर में सुधार। घरेलू जीवन से संबंधित छोटी छोटी बातों का अध्ययन हम केवल गृह विज्ञान से ही कर सकते हैं। आज भारत राष्ट्र के सामने अनेक समस्याएं हैं, अतः यह आवश्यक भी होता है कि हमें सभी निवासी सुखी तथा समृद्ध हों। जैसे कि अगर हम लोग समाज में रह रहे हैं तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए, परिवार, समाज तथा राष्ट्र के प्रति कैसा होना चाहिए, हमें कैसा भोजन ग्रहण करना है, ये सब हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे रहन सहन के स्तर में। फिर है हमारा बालिकाओं का सर्वांगीण विकास गृह विज्ञान से। फिर है अगला है हमारा बालिकाओं का सर्वांगीण विकास में गृह विज्ञान से लड़कियों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, उनको कार्य करने का ढंग आता है और परिवार के छोटे छोटे सदस्यों के प्रति प्रेम तथा आदर का भाव जागृत होता है। जैसे है लड़कियों को क्या होता है कि अपने परिवार में रह रही है, माता या गृहिणी जो भी उनको शिक्षा दीक्षा देती है, तो वह परिवार में रह के ही क्या करती है, वह किस तरीके से सीखना है, क्या करना है, सारी समस्याओं चीज़ों को वह क्या करती है, वह आसानी से सीख लेती है। फिर है हमारा है अगला है घरेलू समस्याओं का समाधान। गृह विज्ञान छात्राओं की विषय से संबंधित अध्ययन के द्वारा घरेलू समस्याओं को सुलझाने में सहायता करता है। गृहिणी को कलापूर्ण तथा सुव्यवस्थित गृह सज्जा का ज्ञान गृह विज्ञान से, जैसे है कि उसको घरेलू समस्याएं हैं तो क्या करती है, गृह विज्ञान के माध्यम से ही उस समस्याओं का समाधान निकाल लेती है। कि जैसे है परिवार में अगर है तो कोई भी कार्य है तो अगर मान लीजिए वो सभी चीज़ें मिल के कर लेते हैं तो वहाँ पे कोई चीज़ें कोई कष्ट नहीं होती है। लेकिन अगर परिवार में अगर दूसरा व्यक्ति है, अगर गृहिणी समझदार है तो क्या करती है, दूसरे को न कहे के जाए अपने से खुद को उस कार्य को कर लेती है, तो उस परिवार में वहाँ पे जो मतभेद हो रही थी वह होना बंद हो जाता है।
फिर है हमारा इसी के बाद गृह विज्ञान के अध्ययन के लाभ। इसमें कुशलतापूर्वक गृह संचालन होता है, जिसमें परिवार का वातावरण स्नेहिल, सुखद एवं सुव्यवस्थित बन जाता है। दूसरा है परिवार के सभी सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं संतुलित आहार प्राप्त होता है। फिर तीसरा है उपलब्ध धन एवं अन्य पारिवारिक साधनों का अधिकतम सदुपयोग होता है। फिर पांचवा है भोज्य पदार्थों को उचित विधियों से बनाने का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके बाद पांचवा है फल एवं सब्जियों के संरक्षण की कला की जानकारी होती है। छठवां है बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। सातवां है घर पर सिलाई कढ़ाई करके पैसों की बचत करना। फिर है समय का सदुपयोग करना। नौवां है गृह सज्जा के नियमों का पालन करके गृह की सुंदरता को बढ़ाना। फिर हमारा 10वां है लास्ट है परिवार के सदस्यों के लिए आयु, मौसम व धन के अनुसार वस्त्रों का चुनाव करना। ठीक, अब ये हमारा चैप्टर यहीं पे आज समाप्त होता है। कल हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर।